गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट जो क्लास थी, कल की जो क्लास थी, उसके अंदर जो आर्टिकल जो थे 22 वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आर्टिकल जो 22 था वहाँ तक कवर कर लिया था। जो अब इससे जो नेक्स्ट जो है आर्टिकल, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार जो शॉर्ट जो रिवीजन है वो कर लेते हैं पूरे टॉपिक का। तो हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन से मैं थोड़ा आगे से जो है रिवाइज कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर जो 1 है वहाँ से हम लोग जो पार्ट जो फर्स्ट है उसकी बात कर रहे थे। ये था यूनियन। पार्ट जो फर्स्ट था इसका वो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर। अब इसके अंदर आर्टिकल जो 1 थे, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसमें थे। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो थे, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल थे। यहाँ पे आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल थे वो पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के थे। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 के अंदर जो है फंडामेंटल जो राइट्स है उनके ऊपर जो है पार्ट 3 है अपना। और इसके अंदर जो टोटल जो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के जो है आर्टिकल है। इसके फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जो कर रहे थे वो थे जो 12 और जो 13 थे वो नॉर्मल जो कॉमन जो आर्टिकल थे वो हमने कवर किए। उसके बाद में राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो वो हमने पूरा कवर किया। आर्टिकल नंबर जो 14 है वहाँ से लेके 18 तक जो आर्टिकल थे वो कवर किए। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम जो था वो फंडामेंटल राइट था, तो इसको भी हमने कवर किया। ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आर्टिकल हमने ये कवर किया। इन दोनों को जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कवर किए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले। इतना जो है हमने कवर कर लिया है पहले की क्लासेस के अंदर। तो आप लोगों को एक बार ये इस तरीके से जो है एक शॉर्ट के अंदर सबने याद रखनी चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस पार्ट के अंदर आता है और किससे रिलेटेड वो जो है पार्ट जो है या फिर आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड वो आर्टिकल है। अगर आप इतना भी एक बार याद रखते हैं तो अंदर की जो बातें हैं, जो आर्टिकल के अंदर जो मेन जो बातें हैं वो भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। एक बार आप इतना याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है अब उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके खिलाफ में जो राइट्स है अपने वो क्या है। और इसके अंदर जो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 23 से स्टार्टिंग है इसके आर्टिकल की। तो आर्टिकल 23 की जो बात करें इसके अंदर है कि जो प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, इंसान जो है उनकी, और जो फोर्स जो लेबर है और जो मजदूर है, जबरन जो मजदूरी करवाते हैं किसी से, जबरन जबरन श्रम मजदूरी जो है, जबरन जो मजदूर होते हैं उनको जबरन जो रखा जाता है वो। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग तस्करी होती है, वो उससे रिलेटेड जो रूल्स है, जो राइट्स हैं, उनके बारे में जो है आर्टिकल नंबर 23 में दे रखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर थोड़ा अंदर की बात देखते हैं। अंदर इसमें है कि जो प्रोहिबिटेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन चिल्ड्रन एंड मैन्स। इसमें यह है कि जो ह्यूमन है, चिल्ड्रन है, और जो मैन है, आदमी, महिला, बच्चे, इनकी जो खरीद और जो बिक्री है, मतलब उनको खरीदना और बेचना, खरीद और बिक्री, बेचना और खरीदना, वो सख्ती से मना है, प्रतिबंध किया जाता है उनके बारे में। वो मना है कि आप किसी भी इंसान को खरीद नहीं सकते, ना ही बेच सकते। प्रोहिबिटेशन ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी जो होती है उसका भी पूरी तरीके से मना है कि आप किसी भी इंसान से गुलामी नहीं करवा सकते, किसी भी इंसान से आप गुलामी नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो ये है कि जो प्रोहिबिटेशन है ऑफ देवदासीज। जो देवदासी जो हुआ करती थी, देवदासियाँ जो देवदासी होती थी, उनके ऊपर रोक लगा देते हैं। देवदासियों के ऊपर रोक लगा दिया जाता है। देवदासियों पे रोक, जो मंदिरों के अंदर जो महिला होती थी उनको देवदासी बना दिया जाता था कि आप जो है पूरे, हाँ, जीवन, अपना जो पूरा जीवन है उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति में रहोगे। आपको किसी भी प्रकार का शादी का या किसी अपना जो घर जाने का, घर बसाने का, इस तरीके के जो थे वो आपको अधिकार नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस चीज़ को अब जो है अब रोक लगा दी गई है इस चीज़ के ऊपर। तो प्रोहिबिटेशन ऑफ देवदासी ये भी आर्टिकल नंबर 23 के अंदर ही आता है। अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर थी, जैसे किसी को मजदूरी करवाना और बॉन्ड के तरीके से, तो उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब ये बंद कैसे किया गया तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो बॉन्डेड जो लेबर जो सिस्टम था वो एक्ट के जरिए किया गया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट लाया गया और ये एक्ट आया 1976 के अंदर। इसके अंदर स्मगलिंग जो होती थी ह्यूमन्स की, उसके ऊपर इसमें जो है पूरी तरीके से रोक लगाया गया है कि आप किसी भी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको आप ना तो खरीद सकते और ना ही बेच सकते इस एक्ट के तहत। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो था ये इसी के ऊपर पूरा एक्ट जो है आता है। इसके ऊपर ये जब एक्ट आता है तब पूरी चीज़ें जो है डे बाई डे कंट्रोल किया गया। और इस आर्टिकल की बात करें तो ये इंडियन सिटीजन और जो फॉरेन जो है, फॉरेनर्स, उन दोनों के ऊपर ही ये मान्य रहने वाला ऐसा एक्ट जो है, वो ऐसा जो है ये आर्टिकल है जो कि फॉरेनर के लिए भी है और जो इंडिया के जो है उनके लिए भी है। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो एक्सेप्शन है उसकी बात करें तो एक्सेप्शन की बात करें,
एक्सेप्शन में है, अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट कैन फोर्स, जो स्टेट जो है वो फोर्स कर सकती है पीपल टू डू कंपलसरी सर्विस। स्टेट डेफिनेशन आपको बता रखी है, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इस आर्टिकल के अंदर एक जो एक्सेप्शन की बात करें वो ये है कि जो स्टेट जो होगा वो किसी पीपल को, कोई जो पीपल्स है उनको फोर्स कर सकती है, जैसे कोई जो कंपलसरी जो सेवाएं है, कंपलसरी जो सर्विस है जो कि करना जिनको अनिवार्य है, उनके लिए जो है स्टेट जो है वो बाध्य कर सकते हैं। स्टेट जो है वो लोगों को फोर्स कर सकते हैं, लोगों को फोर्स कर सकते हैं, बाध्य है, जबरदस्ती भी करवा सकते हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन जो है वो इस आर्टिकल का ये है कि आपको जो स्टेट जो होगा, जो सरकार जो होगी, वो पीपल को जो कंपलसरी जो सर्विस है उनके ऊपर जो है फोर्स तरीके से अपना जो है सर्विस करवा सकती है, कार्य करवा सकती है। अब इसमें भी ऐसे नहीं कि सरकार जो है वो कुछ भी कार्य करवा सकती है। इसके अंदर ये है कि जो कंपलसरी सर्विस, जैसे कि इसमें कंपलसरी सर्विस में क्या क्या आने वाली है कि जो है जैसे कोई मिलिट्री की जो सर्विस है वो हो गई, या फिर कोई सोशल सर्विस हो गई, इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है दबाव कर सकती है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि आपसे अगर काम करवाया जा रहा है तो इसमें कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब रिलीजन से लेके, कोई वंश से लेके, जाति से लेके और कोई क्लास से लेके, इस तरीके से जो है कोई भी जो है वो नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, वर्ग के ऊपर, क्लास जो है उसके ऊपर कोई भी भेदभाव किए बिना जो है स्टेट जो होगा वो जो गवर्नमेंट जो होगी वो जो कंपलसरी सर्विसेज है, जैसे मिलिट्री की कोई सर्विस है, मिलिट्री के अंदर कुछ काम है, या फिर कोई सोशल जो सर्विस है, सामाजिक जो कार्य है, उनके अंदर जो है फोर्स करके कार्य करवा सकती है। तो ये जो है वो एक्सेप्शन था। लेकिन आर्टिकल जो 23 है उसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो ह्यूमन बीइंग और जो फोर्स लेबर है उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग की भी तस्करी हो गई, और जो फोर्स लेबर है उसकी ऊपर जो है रोक लगाने का काम जो है आर्टिकल नंबर 23 करता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 24। अब जो 24 जो आर्टिकल है वो जो है ये भी क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का ही जो है फंडामेंटल राइट का ही आर्टिकल है। तो इसके अंदर क्या है ये देखेंगे, प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर है। जो 14 ईयर जो है उससे नीचे के जो चिल्ड्रन है, 14 ईयर से नीचे के जो चिल्ड्रन है उनका पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना, उनके रोजगार के ऊपर, काम के ऊपर उनका प्रतिबंध कर देना। इसमें बात करें आर्टिकल नंबर 24 के अंदर, तो जो इसमें जो पॉइंट्स दिए वो ये है कि जो फैक्ट्रीज है, माइंस है, और जो ऐसे जो जगह है जो जहाँ पे काम करने के लिए जो खतरनाक जगह है, खतरनाक जो कार्य है, खतरनाक जो कार्य है, जहाँ पे किसी की भी जान का जो खतरा हो, वहाँ पे जो है कार्य करने के लिए ये प्रतिबंध करता है, वहाँ पे कार्य करने से ये रोकता है। इस जो आर्टिकल 24 की बात करें तो ये जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, कोई माइंस हो गई, या ऐसा कोई भी काम हो गया जो कि खतरनाक हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो वर्क हो, इसको डेंजरस बोल सकते हैं, डेंजरस जो वर्क हो उसकी से इसको मना करने के लिए आर्टिकल 24 है। अब जो है आर्टिकल 24 के अंदर ही पार्लियामेंट जो एक्ट आया लाता है, पार्लियामेंट जो एक एक्ट लाता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो चाइल्ड लेबर जो है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। चाइल्ड लेबर जो है, बच्चों की जो मजदूरी है, बच्चों से जो मजदूरी का काम करवाते हैं, उसके अंदर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाता है, ये पार्लियामेंट एक्ट जो है उसके द्वारा। अब इसमें आर्टिकल जो 24 है उसके अंदर बात करें कि इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 24 से रिलेटेड है। जो सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर जो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है, मैक्सिमम जो होता है, वो जो होता है वो जो कारपेट की जो इंडस्ट्री हो, कारपेट की जो इंडस्ट्री होती है, कारपेट मतलब ये दरी वरी जो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है कारपेट की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है। आर्टिकल 24 से रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये याद रखना है कि जो 14 ईयर से जो नीचे के जो बच्चे होते हैं, जो 14 साल से जो नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनका जो है प्रतिबंध रहता है किसी भी तरीके का जो मजदूरी जैसा कार्य करने के लिए। ये आर्टिकल नंबर जो 24 है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी को राइट देता है एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए। आर्टिकल नंबर 25 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 25 से जो है वो जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, जो अगला जो फंडामेंटल राइट है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है उसकी बात करें तो ये है राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन जो है, धर्म जो है, उसका जो है स्वतंत्रता, कि आप कोई भी जो आपका जो रिलीजन है उससे रिलेटेड आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता मिले, इसके जो लिए अधिकार है, उसके लिए जो राइट्स है वो इस फंडामेंटल राइट आपको देता है। और इसमें भी जो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 25 जो है 25 के अंदर दिया है कि जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो कंसाइंस से लेके जो फ्रीडम है उसके बारे में, और जो राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड ओन रिलीजन जो है कि मतलब कि पूरी तरीके से इसमें राइट दिया गया है कि आप
अपना जो धर्म है, उसको मान सकते हो, उसके लिए कथा कर सकते हो, कुछ भी तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हो, उसका जो प्रचार प्रसार है वो कर सकते हो। आप अपने धर्म के लिए कुछ भी जो चीज़ आपको करनी हो वो चीज़ कर सकते हो। प्रचार प्रसार हो गया, उस चीज़ को फैलाना हो गया, आपके धर्म को जो है आप पूरी सबके सामने जो है रखना चाहते हो, सबको बताना चाहते हो, प्रचार करना चाहते हो, वो किसी भी धर्म को जो है आप मानना चाहते हो, तो उस चीज़ से लेके आपको राइट मिलते हैं इस आर्टिकल 25 के अंदर। और जो कंसाइंस की बात करें तो इसमें फ्रीडम है, आपकी पूरी पूरी स्वतंत्रता है आपको, कि आपकी जो अंतरात्मा जो है उससे रिलेटेड जो है इसमें रहेगी बातें। अब जो पॉइंट्स की बात करें किस किस चीज़ से जो है यहाँ पे आपको राइट्स मिल रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, तो उसकी बात करें तो इसमें जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो धर्म से रिलेटेड जो मामले हैं, धर्म से रिलेटेड जो भी प्रबंध हैं, जो भी मामले हैं, उनके ऊपर जो है मैनेज करने का जो है फिर स्वतंत्रता कॉन्स्टिट्यूशन सभी को देता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। उस सभी को जो है धार्मिक जो भी मामले होंगे उनके अंदर पूरी पूरी स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट के अंदर दिया है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन बाय फोर्स और अलुरमेंट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, जो भी लोग जो है बलपूर्वक या कोई प्रलोभन लालच देके जो है जो धर्म जो है रिलीजन का जो है चेंज करवाते हैं, कन्वर्जन जो करवाते हैं, वो एक जो है पनिशेबल जो दंडनीय जो है अपराध है वो बन गया है, अपराध है। तो कोई भी जो है अपना जो फोर्स करके बल दिखा के या फिर कोई लालच देके किसी का भी धर्म धर्म जो है वो चेंज नहीं करवा सकता। आर्टिकल 25 के अंडर ही जो हिंदू जो वर्ड है, हिंदू वर्ड में सिख जो है, जैन और बुद्धिस्ट, तीनों के तीनों जो है रिलीजन, ये हिंदू जो वर्ड है इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आर्टिकल 25 के अंदर सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, इन तीनों को हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो शब्द है, उसी के अंदर माना गया अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के तहत जो सिख जो है उन्हें जो है राइट मिलता है, राइट टू कीप एंड कैरी कृपाण विथ देम। उनके जो है एक राइट है कि वो अपना जो धर्म है, उनके धर्म के अंदर, सिख धर्म में जो कृपाण जो है उसे रखने का और उसको अपने साथ रखने का जो है वो माना जाता है उनके धर्म के अंदर। तो इस चीज़ से रिलेटेड उनको ये जो है आर्टिकल 25 के तहत ही छूट मिलती है कि आप लोग अपना जो कृपाण जो है वो रख सकते हो। ये जो है बात 25 के आर्टिकल की पूरी है। इसमें जो मेन जो बात आपको याद रखेंगे, इसमें जो है वो पूरी पूरी स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं कि आप किसी भी धर्म को माने, उसके ऊपर कोई भी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जैसे कोई भी हर धर्म का अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं, उनकी जो अभ्यास उनको जो फॉलो करना है वो करें, या फिर कोई प्रोपोगेट करें उनको, उनका प्रचार करें। इस चीज़ का आपको पूरी तरीके से जो अधिकार है, जो राइट है, वो आर्टिकल नंबर 25 देता है। अब आर्टिकल नंबर जो 26 है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 26। आर्टिकल नंबर 26 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 26 की बात करें, इसमें जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजियस जो धार्मिक जो अफेयर्स हैं उनको लेके पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता दी गई है, आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर आके देखते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स हैं जो हमें आर्टिकल नंबर 26 के तहत दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहला जो राइट है वो ये है कि टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, जो किसी भी जो रिलीजियस जो है, धार्मिक या फिर जो धर्म से जो है रिलेटेड जो चैरिटेबल जो पर्पस हो, उद्देश्य के लिए, जो चैरिटी के उद्देश्य के लिए कोई भी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसको उसकी जो है स्थापना करना और जो उसके जो रख रखाव है उसको जो मेंटेन करना है कि उसको कैसे क्या चलाना है, उस चीज़ से रिलेटेड जो है राइट्स जो है आर्टिकल 26 के अंदर दिए हुए हैं। और सेकंड जो बात करेंगे वो ये है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियस, जो मैटर ऑफ रिलीजियस है, जो धर्म के जो भी मामले होंगे उनके अंदर जो अपना जो है अपना जो खुद का जो मामलों का होगा उसका जो मैनेज करना होगा, उसको मैनेज करना होगा। धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों को मैनेज करना, इस चीज़ का भी आपको राइट मिलता है कि कोई भी जो धर्म का मामला है उसके अंदर आपके जो खुद के जो मामले हैं उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसके लिए आपको जो है राइट दिया जाता है। सी की बात करें तो टू ओन एंड एक्वायर, या तो आप उसे ले या एक्वायर करें मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो आप किसी जो मूवेबल हो गई, जैसे कि कुछ लोग जो आपकी बात करें, मतलब बात करें हम लोग एग्जांपल के लिए कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रक या फिर कोई कार वगैरह के अंदर जो है वो पूरा पूरा उसके अंदर सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको बुक शॉप हो गई, धार्मिक जो बुक्स हो गई, उन सब का जो सेटअप लगाते हैं और उस ट्रक से लेके वो कहीं जो अलग अलग जो प्लेस है वहाँ पे वो मूव करते रहते हैं, तो उन्हें जो बोलते हैं वो मूवेबल होता है। और जो परमानेंट होते हैं जो मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, ये जो है इमूवेबल जो है प्रॉपर्टी हो गई, जो एक जगह ही स्थायी जगह रखी जाएगी। तो उसकी जो या तो उसका जो है आप उसे ओन करें, या फिर उसके ऊपर कोई अधिकार जो अधिग्रहण जो होता है वो करें उसके ऊपर।
किस चीज़ के लिए? टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ऐसी संपत्ति का जो कानून के अनुसार जो है प्रशासन करना। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि मूव कर सकती हो या फिर मूव नहीं कर सकती हो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको या तो आप ले या फिर उसको अधिग्रहण में ले। तो ऐसी कोई भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अभी लॉ होंगे वो सभी के सभी जो आर्टिकल नंबर 26 जो है, आर्टिकल नंबर 26 जो है उसके अंदर ही आएंगे। सभी के सभी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी मैटर्स होने वाले हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर होने वाले हैं, रिलीजियस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर होने वाले हैं या फिर कोई भी और मैटर होने वाला है, तो वो सभी के सभी आर्टिकल नंबर 26 में आने वाले हैं। इसमें जो मेन जो रहेगा वो जो रहेगा रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में, आप किस प्रकार से कोई भी संस्था जो है, इंस्टीट्यूट जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 26 रहेगा। नेक्स्ट जो है आर्टिकल जो है 27, आर्टिकल नंबर 27 की बात करेंगे अब लोग हम। आर्टिकल नंबर 27 की बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 27 है ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो राइट है, जो राइट्स मिल रही है इसमें वो भी रिलीजन से रिलेटेड ही बात हो रही है यहाँ पे भी। तो इसमें बात करेंगे आर्टिकल नंबर 27 में क्या जो हमें राइट्स दिए गए उनके बारे में। तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी जो एक जो विशेष जो होगा, कोई भी जो पर्टिकुलर रिलीजन होगा, कोई विशेष जो धर्म होगा, उसके जो प्रमोशंस, उसके जो प्रमोशन, उसका जो प्रचार के लिए जो पेमेंट किया जाएगा किसी के भी द्वारा, तो वो उसके ऊपर जो है जो टैक्सेस की जो बात है, टैक्सेस से जो है वो स्वतंत्रता मिलेगी कि आपको उस पर जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल नंबर 27 है। ये बात आपको पता है कि किसी भी जो धार्मिक कार्य के अंदर जो पैसा दिया जाता है, किसी ट्रस्ट के अंदर कोई पैसा दिया जाता है, तो उसके अंदर जो टैक्स जो है वो नहीं लगता है। तो ये बात आपको पता है। लेकिन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये बात जो है वो ये आर्टिकल नंबर 27 के तहत आती है। आर्टिकल नंबर 27 के तहत ये आती है कि कोई भी जो धार्मिक या फिर कोई चैरिटी की पेमेंट हम करेंगे, डोनेशन जो करेंगे, उसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसकी जो स्वतंत्रता है वो दी जाती है। इसके अंदर पूरे आर्टिकल नंबर जो 27 है इसी के अंदर यही सब बातें जो है ध्यान रखनी है हमें कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को जो है टैक्सेस से रिलेटेड जो है वो टैक्सेस से रिलेटेड उसको जो है फोर्स नहीं किया जा सकता। टैक्सेस से रिलेटेड उसको फोर्स नहीं किया जाता कि आप लोग जो है टैक्स दें। यदि आपने जो पेमेंट जो है वो डोनेशन किया हो या फिर किसी भी जो इंस्टीट्यूट है उसके जो मेंटेनेंस के लिए जो है, मेंटेनेंस या फिर कोई प्रचार या मेंटेनेंस के लिए जो मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, किसी भी संस्था का जो रख रखाव है, ये इसमें मंदिर कुछ भी हो सकता है वो, तो उसके जो प्रचार और जो रख रखाव के लिए यदि आपने कोई डोनेशन किया है, पेमेंट किया है, भुगतान किया है, तो उस टर्म के अंदर जो टैक्स जो होगा उसके लिए जो है फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान को। तो यही बातें आर्टिकल नंबर 27 में जो है दी हुई है। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 28 की। आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो आर्टिकल नंबर जो 28 है, आर्टिकल जो 28 है वो भी रिलीजन से रिलेटेड ही जो राइट्स हैं उनके बारे में बात करता है। इसके में देख लेंगे हम कि आर्टिकल 27 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात हो रही है। जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शिक्षक जो एजुकेशन की जो भी जो संस्थाएं होंगी उसके अंदर जो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन होंगे, जो धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन होंगे या फिर कोई धार्मिक जो पूजा होगी, वो उससे रिलेटेड जो राइट्स है, उपस्थिति से लेकर अटेंडेंस से लेकर जो राइट्स हैं वो उस चीज़ के बारे में आर्टिकल नंबर 27 में पूरा बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 27 में और जो डिटेल में बात करें इसमें ये है कि जो कोई भी जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होगी, जो कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी, वो किसी भी प्रकार का जो रिलीजियस जो होगा, किसी भी प्रकार का जो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन होगा वो नहीं दे सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। तो यही बातें जो है वो आर्टिकल नंबर 27 में मेन रखी गई है। आर्टिकल नंबर 27 में यही, आर्टिकल नंबर 28 की हम बात करें, आर्टिकल नंबर 28 में जो है ये ही दिया कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कोई भी जो धर्म हो, किसी भी धर्म से लेके किसी भी रिलीजन से लेके कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि स्टेट जो है उससे फंड उसको दिया जा रहा हो। जो भी ऐसी जो संस्थाएं होंगी जिसको स्टेट जो है वो फंड कर रहा हो, तो ऐसी जो संस्थाएं होंगी उनके अंदर जो रिलीजन है उससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। अब ये बात करते हैं इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट जो जिन इंस्टीट्यूट को चलाती है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जिन इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ही ऑथोराइज करती है, गवर्नमेंट ही चलाती है, तो इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलीजियस एजुकेशन इज टोटली बैन। जो यही बात है, जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट के हैं उसके अंदर जो रिलीजियस जो एजुकेशन है, रिलीजन धर्म के ऊपर जो भी एजुकेशन है वो पूरी तरीके से पूर्णतः है जो है बंद है।
दूसरी बात करेंगे ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनको जो गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही हो या फिर एड कर रही हो, ऐसी जो भी संस्थाएं होंगी, जैसे इसमें बात करेंगे कि इनको सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट जो है वो फंड करती है, सिर्फ और सिर्फ फंड करती है, मतलब कि पैसा थोड़ा बहुत इनको फंडिंग की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसी जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो है वो ये रहेगा कि आप किसी भी जो पर्सन है उसको जो है कोई भी जो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो नहीं दे सकते, या फिर कोई भी जो रिलीजियस जो वर्शिप होगी, पूजा धर्म जो होगा वो नहीं दे सकते, जब तक कि उसका जो कोई गार्जियन हो या फिर उसके कोई जो पेरेंट्स हो, वो या उसके अभिभावक, या तो उसके जो अभिभावक हो या फिर वो वह नाबालिग है तो हैज़ गिवन कंसल्ट सहमति। इसी में सेकंड बात करते हैं इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और एड इंस्टीट्यूट। ऐसी जो इंस्टीट्यूट जो कि जो गवर्नमेंट जो हो उससे मान्यता प्राप्त हो, ऐसी कोई संस्था हो जो कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कर रखी हो, और एडेड इंस्टीट्यूटेड ऐसी कोई जो या तो मान्यता प्राप्त कर रखी हो, या तो मान्यता जो है वो प्राप्त कर रखी हो कोई संस्था, या फिर उसको जो है गवर्नमेंट फंड कर रही हो, उसको जो फंडिंग जो है वो कर रही हो, सहायता जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो। ऐसी जो संस्थाएं जो हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर जो कि this with no person attending such an institute can be required to take part in any religious instruction or attend any religious worship। यहाँ पे जो है ये बताया जाता है कि जो कोई भी जो पर्सन है वो उसको जो है फोर्स नहीं किया जा सकता कि किसी भी जो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस जो धार्मिक जो भी पूजा पाठ हो या फिर धार्मिक जो भी काम हो उसके लिए उसको जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको जो है फोर्स नहीं किया जा सकता। जब तक कि उसकी खुद की जो है सहमति ना हो तब तक उसको जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। अब इससे बात करें कि यदि वो माइनर हो तो उसके जो पेरेंट्स होंगे उसकी उनकी सहमति इसमें चलेगी, कि यदि वो नाबालिग है तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, उसके जो गार्जियंस होंगे, उनकी जो है सहमति इसमें जरूरी है। बिना उनकी सहमति के किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 28 के अंदर दिया है। एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसके और जो रिलीजियस जो मैटर्स है उन दोनों के जो बीच के में जो है रूल्स रेगुलेशन, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 28 के अंदर दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस आर्टिकल नंबर जो 28 जो है, आर्टिकल नंबर जो 28 है, इसके अंदर यही आपको ध्यान रखना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी उसके अंदर जो धार्मिक जो भी कार्य होंगे, धार्मिक जो भी पूजा पाठ होगी, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करवा सकते, या फिर उससे रिलेटेड जो भी राइट्स होंगे वो आर्टिकल नंबर 28 के अंदर दिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 की। आर्टिकल नंबर जो 29 है उसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर 29 जो है नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें जो फंडामेंटल राइट है ये हमें कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स देता है। तो धीरे धीरे करके एक एक जो आर्टिकल आएंगे उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से राइट्स जो है हमें किस आर्टिकल से मिल रहे हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग आर्टिकल नंबर 29 जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करें। आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 29 की बात करें तो इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक जो है उनकी जो अल्पसंख्यक की जो हित है, उनके जो राइट्स हैं, उसकी जो प्रोटेक्शन की बात है, उनकी जो राइट्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन की बात है वो आर्टिकल नंबर 29 में दी है। इसके अंदर और जो आपको बताऊं, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेसिडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इसमें यह है कि जो ऐसा कोई भी इंडिया का जो है, इंडिया जो टेरिटरी है उसका कोई भी जो पार्ट हो, उसमें रहने वाला कोई भी जो सिटीजन होगा उसको अपनी जो लैंग्वेज जो होगी वो, उसकी जो स्क्रिप्ट जो होगी, लिपि जो होगी वो, या फिर उसका जो कोई कल्चर है वो, इन तीनों चारों चीज़ों से लेके उसके पास में उनको जो है कंजर्व करने की, उनको संभालने की, उनको कंजर्व करने की, उनको संभालने के जो अधिकार है उसकी बात आर्टिकल 29 के अंदर फर्स्ट सेक्शन में कर रहा है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करें, तो इसमें है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इसमें दिया है कि कोई भी जो नागरिक है, कोई भी जो सिटीजन है उसको मना नहीं किया जा सकता, उसको डिले नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के अंदर। ऐसी कोई भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके एडमिशन के अंदर जो कि स्टेट से या तो फंड जो है वो सहायता जो है वो प्राप्त कर रही हो, या फिर कोई भी जो स्टेट फंड है उससे जो है सहायता प्राप्त कर रही हो। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके अंदर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर किसी भी प्रकार से जो धर्म, जाति और जो वंश है, लैंग्वेज है, इन सब के ऊपर जो है एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। किसी भी, जैसे बात करें कोई धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर लेके कहीं पे भी किसी भी जो ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट का जो फंड है उससे सहायता प्राप्त कर रही हो, तो ऐसी जो संस्था होगी इसके अंदर सभी का जो है बराबर बना जाएगा। सभी को ऐसे किसी के भी प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं किया जा सकता। तो किसी को भी जो एडमिशन के लिए उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ये बात इसमें आर्टिकल नंबर 29 में दी हुई है। आर्टिकल नंबर 20 जो है, नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल नंबर जो 30 है उसकी बात करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 13 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल नंबर जो 13 है वो भी कल्चर
और जो एजुकेशनल जो राइट्स हैं उनसे रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 13 में दिया है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम जो लोग हैं, जहाँ पे जो बहुत ही जिनकी जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम मात्रा में है, माइनॉरिटीज़ हैं जो हैं, उनकी जो भी कोई एडमिनिस्टर करना किसी भी चीज़ को, या फिर इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ की जो है स्थापना करना, उस चीज़ से रिलेटेड जो उनके राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, उसके बारे में हम लोग आर्टिकल नंबर जो 30 है, आर्टिकल नंबर जो 30 है उसमें देखने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। माइनॉरिटीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट करने की और जो एडमिनिस्टर करने की जो राइट्स हैं किसी भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसको, तो उसके बारे में जो दिया है वो आर्टिकल नंबर 30 में दिया है, आर्टिकल नंबर 30 में दिया है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर। और अब बात करें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी, तो माइनॉरिटीज़ को क्या है, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अब इसमें बात करें तो जो बाकी जो अदर जो कास्ट थी, उनके रिलीजन जो थे, उनके बारे में बात करें तो उसमें ये साफ साफ मना किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो एजुकेशन जो है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसमें रिलीजियस जो एक्टिविटी करनी है वो नहीं की जाएगी। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ की बात करें, ऐसी जो रिलीजन जिनका जो मेंबर है वो बहुत ज़्यादा जो कम है, उनको क्या है, राइट रहता है कि वो अपनी जो रिलीजन की जो, या फिर रिलीजन से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, उसको इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने की जो है राइट्स जो है वो दी जाते हैं आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, कि आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो कम है, उसकी वजह से ये इनको राइट दिया जाता है, ताकि इनको इक्वलिटी मिले। इस चीज़ से रिलेटेड उनका जो कल्चर है उसको वो ख़त्म ना हो जाए, इस चीज़ से लेके इनको जो है स्पेशल ये फेवर जो है दिया जाता है। द स्टेट शैल नोट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। हम इसमें गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट जो होगी वो किसी भी जो माइनॉरिटी के द्वारा, जो माइनॉरिटी जो होंगे उनके द्वारा कोई मैनेज किया जाने वाला जो इंस्टीट्यूशन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके अंदर जो ग्रांटिंग करनी है, जो ग्रांटिंग जो फंडिंग करती है स्टेट, जो गवर्नमेंट जो है वो जो फंडिंग करती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई जो माइनॉरिटी जो है कोई इंस्टीट्यूट चला रही है, तो उसके अंदर आप लोग फंडिंग के अंदर जो है, फंडिंग के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते कि इनको आप कम भेदभाव दें, या ये भले ही चाहे ये रिलीजन के ऊपर हो इंस्टीट्यूट, या फिर लैंग्वेज के ऊपर इंस्टीट्यूट हो, लेकिन अगर उनको माइनॉरिटी चला रही है, उनको जो अल्पसंख्यक जो है वो चला रहे हैं, तो उनको जो सहायता प्रदान करनी है, सहायता जो प्रदान करनी है, उसके अंदर जो है भेदभाव जो है, भेदभाव वो नहीं किया जाना चाहिए, भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। इसकी बात जो है वो आर्टिकल नंबर जो 30 है उसी के अंदर दे रखा है। भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। यदि कोई भी जो माइनॉरिटी है, चाहे वो रिलीजियस और जो लैंग्वेज बेस्ड जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रही हो, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट जो होगी उसको फंडिंग करने के अंदर, फंडिंग के अंदर कोई भी जो किसी भी प्रकार का जो भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 13 में आपने देखा, इसमें जो है राइट्स उनकी बात करें तो इसमें जो अल्पसंख्यक जो है उनके द्वारा जो भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की और उनको चलाने की जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। और इसमें दो राइट्स की बात करें तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं वो किसी भी प्रकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, रिलीजियस हो चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, किसी भी बेस पे हो, तो उनको चला सकते हैं। और इसी के अंदर दूसरी जो बात है वो ये देखिए, जो स्टेट जो होगा, जो गवर्नमेंट जो होगा, वो जो फंडिंग करेगी, ग्रांट देगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखेगा, सहायता के अंदर वो भेदभाव नहीं करेगी। किसी भी माइनॉरिटी के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर चल रहा है, चाहे वो रिलीजन पे हो चाहे वो लैंग्वेज पे हो, सभी को वो बराबर की ग्रांट देनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल नंबर 30 में हमने देखा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31। तो जो आर्टिकल नंबर 31 है उसके वैसे तो रिमूव कर दिया गया है, पर रिमूव की ही बात हम लोग देखने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 31 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 31 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट टू, और फंडामेंटल राइट से। और ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी का तो ये आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 31। और ये अब पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इसको डिलीट किया गया है। उसके बाद करें तो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो एक्ट है, 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट, उसको रिमूव कर दिया गया। ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है इसका, उसकी बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विटेशन ऑफ प्रॉपर्टी अबोलिश किया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ, अब जो है ये एक लीगल जो राइट है वो है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसमें आप लोग जो है फंडामेंटल जो राइट है उसके ऊपर अगर आपका हनन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो इसको आप कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में अधिकार है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू की जो बात करें वो इसमें नहीं है। जुडिशियल जो रिव्यू है वो इसमें नहीं है। इसमें जो है कोर्ट में आप चैलेंज करने के लिए फुल्ली पावरफुल है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 300A।
300A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो है आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी का अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आर्टिकल नंबर 31 पहले था जो कि अब नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 के बारे में। आर्टिकल नंबर 32 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल नंबर जो 32 है, आर्टिकल नंबर जो 32 है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो है एक नया और आखिरी लास्ट जो है फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी आर्टिकल नंबर जो 32 है इससे लेके 35 तक इसी के जो आर्टिकल हैं वो रहने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक इसी के जो आर्टिकल हैं वो रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की। आर्टिकल नंबर जो 32 है वो जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 32 ही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो फंडामेंटल राइट है ये पूरा जो कवर होना है वो 32 जो आर्टिकल है उसी के अंदर पूरा कवर हो जाता है। तो इस जो आर्टिकल को है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है, इसको तरीके से आपको समझना है। आर्टिकल नंबर 32 की बात करें, आर्टिकल नंबर जो 32 है उसके बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उनके बारे में क्या कुछ है, जो बातें हैं वो सारी देखते हैं। सबसे पहली बात जो है डॉक्टर जो भीमराव जो अम्बेडकर थे उन्होंने जो है इसको क्या कहा है, एंड सोल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भीमराव जो अम्बेडकर थे उन्होंने जो आर्टिकल नंबर 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं उनके बारे में कहा है कि ये जो हार्ट और जो सोल है वो है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो है इंश्योर करेगी इफेक्टिव जो एक्शंस हैं उनके बारे इफेक्टिव जो एक्शंस है जो फंडामेंटल राइट है उनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो इफेक्टिव जो एक्शंस होने ऑन द स्पॉट जो एक्शन होने वाले हैं वो जो है वो ये इंश्योर करेगी। उस चीज़ का ये जो आर्टिकल नंबर 32 है वो ध्यान रखेगी। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो या मान लीजिए उसका उल्लंघन हुआ है, उसको फंडामेंटल राइट किसी को नहीं मिल रहा है तो उस केस के अंदर की अगर कोर्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो केसों के अंदर आपको पता होगा कई टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट में ऑन द स्पॉट जो इफेक्टिव जो एक्शंस होते हैं वो होते हैं और ये होते हैं आर्टिकल जो 32 है उसके थ्रू होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उस जो राइट जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनको गारंटेड करता है और वो सब राइट जो है वो मिले। इसलिए हम लोग क्या है इसमें सुप्रीम कोर्ट में सीधा जो सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ा जो कोर्ट है इंडिया का उसमें जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो फंडामेंटल राइट है उसका जो है वोलेशन होता है तो उस डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे लोग जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइव जो टाइप्स है उस टाइप्स की जो रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। अगर किसी भी प्रकार का जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका जो वोलेशन होता है तो 5 जो टाइप्स की जो रेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है जिससे कि तुरंत जो है इफेक्टिव वे के अंदर जो है एक्शन हो सके और जो है देरी ना हो सके। इसलिए ये जो है 5 टाइप की जो है रेट्स लगाते हैं। इसमें जो है सुनवाई की भी बात करें तो ऑन द स्पॉट जो है सुनवाई रहती है। इसमें जो सबसे पहली जो रेट की बात करें तो वो रहती है हबीज कॉर्पस। हबीज जो कॉर्पस है इसकी बात करें तो इसके अंदर ये रहता है कि किसी भी प्रकार की जो इलीगल जो डिटेंशन होता है उसके अंदर ये जो है होती है हबीज जो कॉर्पस जो रिट है वो लगाती है। जैसे किसी भी प्रकार की जो गिरफ्तारी रहती है, गिरफ्तारी जो होती है किसी भी प्रकार की जो कि इलीगल हो, ऐसी गिरफ्तारी जो कि इलीगल हो उसके अंदर जो है हबीज कॉर्पस लगा सकते हैं। इसमें क्या रहता है, टू हैव बॉडी ऑफ। इसके अंदर क्या है कि जो जिसकी गिरफ्तारी के लिए अगर ये हबीज कॉर्पस जो रिट है वो लगाई जाती है तो इसमें क्या रहता है कि जो गिरफ्तारी जो करने वाला जो पुलिस रहती है इसको क्या है जो कोर्ट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके सामने जो है पेश करना रहता है। टू हैव द बॉडी ऑफ, जो इंसान जिसको डिटेन किया गया है उसी को सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ऑन द स्पॉट जो है वो पेश किया जाना है। इसीलिए इसको बोला जाता है टू हैव बॉडी ऑफ। और इसमें क्या है कि कोर्ट जो है अब ये जो रिट की बात करें तो ये दो जो है उन केसों के अंदर लगाई जा सकती है। जैसे कि कोई भी ऐसी जो अरेस्ट हुआ हो कि बिना कोई क्राइम के, विदाउट क्राइम के किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो इस केस के अंदर जो है हबीज कॉर्पस जो है वो लगा दी जाती है। या फिर ऐसे कोई अरेस्ट हुई हो, ऐसे कोई अरेस्ट किया गया हो जिसके अंदर कि कोई भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसके ज़रिए उसको अरेस्ट किया गया हो, बिना कोई लॉ हो, ऐसा कोई काम हो जिसके अंदर कोई लॉ ही नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए। ऐसे अगर किसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वे है उसके अंदर यदि किसी को जो है अरेस्ट किया जाए बिना किसी के जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसको बिना किसी ने कोई वोलेशन ही नहीं किया फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया, को इस टाइप के अंदर जो है कोर्ट जो है वो हैबीज जो कॉर्पस जो रिट है वो लगा सकती है। अब जो सेकंड जो रिट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिट है वो है मैंडामस। इस रिट की बात करें तो ये जो रिट है वो किसी भी जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है उसके लिए जारी की जाती है। या फिर कोई जो
जज हो, नीचे जो लोअर कोर्ट है उसका जो जज हो वो हो, या कोई भी ऐसा जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल हो जो कि अपना जो वर्क है वो नहीं कर रहा हो, वर्क नहीं कर रहा हो, तो उस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो मैंडामस जो रिट है वो लगा देती है। इसके अंदर क्या जो है आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इन सभी को आदेश देती है कि ये रिट लगाई जाती है कि आपको ये जो काम है, ये जो वर्क है ये करना है, आप लोग इससे मना नहीं कर सकते, इससे मना नहीं कर सकते, और ये काम आपको करना है जो कि आपने करने से मना कर दिया हो। आपको कोई भी जो नॉर्मल जो पीपल हैं, जो कॉमन जो पीपल हैं, उनको यदि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वो किसी भी प्रकार का जो वर्क है उसको करने से मना करता है, तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडामस जो रिट है वो लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है, और उसके बाद में उस जो ऑफिशियल को है वर्क करना ही पड़ेगा, उसके लिए वो मना नहीं कर सकता जिसके लिए पहले उसने मना किया हो। तो इस केस के अंदर जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जो रिट है वो मैंडामस जो रिट है वो लगाई जाती है। इसके अंदर जो जज है, ये कोई भी ऐसा जो हो जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उन सभी के ऊपर ये लागू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो रिट है वो है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन की बात करें तो मना करना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो लोअर जो कोर्ट होते हैं या फिर ऐसी जो कोर्ट जो छोटी जो कोर्ट होती है वो क्या करती है, अपनी जो अपना जो एरिया है, हर जो कोर्ट का जो है एरिया, मतलब कि उसकी जो बाउंडेशन है, उसकी जो डिसीजन देने की जो लिमिट है उससे बाहर जाके, लिमिटेशन से बाहर जाके क्या है कोई डिसीजन दे देते हैं, कोई डिसीजन दे देते हैं। ऐसे केस के अंदर जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनको आदेश देती है कि आपने जो अपने जो बाउंड्री है उससे बाहर जाके जो दिया है, उससे बाहर जाके जो आपने जो फैसला दिया है, डिसीजन दिया है, तो उसको आप लोग रद्द कीजिए, और उसे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर देता है। तो ये जो है इस चीज़ के अंदर जो है प्रोहिबिटेशन का जो है रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लगाते हैं। प्रोहिबिटेशन जो है ये जो है कोई भी जो जुडिशियल जो और जो क्वासी क्वासी जुडिशियल की बात करें, क्वासी जुडिशियल जो है ये जो प्रोहिबिटेशन का जो रिट है ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और जो क्वासी जो जुडिशियल है उनके लिए ही ये है एप्लीकेबल हो सकता है। इसमें किसी भी जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे उनके, या फिर कोई लेजिस्लेटिव जो बॉडी होगी उनके जो इनके केसेस में इसको हम लोग प्रोहिबिटेशन को नहीं लगा सकते। इसमें जो क्वासी जो जुडिशियल है उसकी बात करें, जुडिशियल की बात करें तो जुडिशियल तो आपको पता ही होगा, जो भी कोर्ट्स हो गए जो भी हैं वो सब के सब जुडिशियल हैं। और जो क्वासी जो जुडिशियल है उनकी बात करें तो इसके अंदर जो है ये हाफ होते हैं, इसको हाफ भी बोल सकते हैं, हाफ हाफ जुडिशियल। ऐसे कोई भी जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हो गए वो हो गए, या फिर कोई आयोग हो गया, यूनियन हो गया, तो ऐसे जो होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं किसी किसी चीज़ के अंदर डिसीजन देते हैं, तो उनको क्वासी जो जुडिशियल है वो बोला जाता है, क्वासी जुडिशियल। जैसे RAS, IAS, SDM, तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तो इन सभी के पास भी कुछ जो केस होते हैं उसके अंदर डिसीजन लेने का जो है राइट रहता है, तो उनको जो है क्वासी जो जुडिशियल जो है वो बोला जाता है। तो इन सब के विरोध में, इन सब के अगेंस्ट जो है प्रोहिबिटेशन की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो लगा सकता है। तो इसके अंदर जो है फॉरबिट किया जाता है, इसमें जो है मना किया जाता है। ये जो रिट है वो टू फॉरबिट मना करने के लिए ये रिट लगाई जाती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो है रिट वो है सर्टियोररी। सर्टियोररी जो रिट है वो जो है इन्फॉर्म करने के लिए लगाई जाती है, टू इन्फॉर्म करने के लिए ये जो रिट है वो लगाई जाती है। और ये जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगाता है लोअर कोर्ट्स को, जो लोअर जो कोर्ट्स है उनको लगाया जाता है, उन पे ये रिट लगाई जाती है। कोई भी जो केस होता है जो कि पेंडिंग है लोअर कोर्ट के अंदर, कोई जो केस है वो बहुत काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके अंदर इन्फॉर्म करती है रिट लगा के, और ये जो केस जो है ये ट्रांसफ़र करती है लोअर जो कोर्ट से अपने पास में, ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए इसको ट्रांसफ़र करवाती है अपने पास। तो इस केस के अंदर जो स्टैट्यूटरी जो रिट है वो लगाई जाती है। लास्ट जो रिट की बात करें तो ये है को वारंट्स की बात करें तो ये रिट्स लगाई जाती है। व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। को वारंटों की बात करें तो इसमें सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिट है वो रोकती है ऐसे किसी इंसान को, ऐसे कोई पर्सन को रोकती है किसी भी पोस्ट पे वर्क करने से, किसी जो पोस्ट है, पद है, उसके ऊपर वर्क करने से उसे रोकती है इंसान को। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका जो हकदार है वो नहीं होता, वो कोई धोखाधड़ी करके या कोई फ्रॉड करके वहाँ पे उस पोस्ट को लेता है। तो इस रिट्स को लगाने से उस पर्सन को उस जो कार्य है, उस जो पोस्ट पे कार्य करने से ये जो रिट है वो रोकती है उसे, क्योंकि वो हकदार नहीं होता है। तो ये जो रिट है वो लगती है। जब अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट
उस टाइम पे कोई भी किसी भी प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसका जो है उसका उल्लंघन हुआ हो, उसको नहीं माना गया, उल्लंघन हुआ हो, तब क्या होगा, तब जो होगा को वारंटो जो रिट है वो लगा दी जाएगी, जिससे कि वो पर्सन उस पोस्ट पे वर्क ना कर सके, उस पोस्ट पे वर्क ना कर सके। व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है इस पोस्ट पे वर्क करने के लिए, तो इस तरीके से इसमें रोका जाता है। और साथ ही साथ जो कोई भी जो पब्लिक जो ऑफिस होगा, पब्लिक जो ऑफिस होता है उसके अंदर जो इनलीगल जो है, इनलीगल जो इनलीगल इनलीगल जो भी कोई पर्सन है, इनलीगल कोई भी जो पर्सन है जो किसी पोस्ट पे है, यदि उसकी कोई कंप्लेंट मिलती है, तो उसे भी इसी जो को वारंटो जो रिट है इसके जरिए इसे भी रोका जाता है किसी भी प्रकार का वर्क करने के लिए उस पोस्ट पे। तो को वारंटो की मेन जो बात है वो यही है कि इसमें यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है इस जो पोस्ट है उस पर वर्क करने के लिए। तो इसमें जो ये एक रिट ऐसी है कि किसी भी ऐसे जो पर्सन को जो कि किसी पोस्ट के ऊपर काम करने से हकदार ना हो, कोई चीटिंग करके धोखाधड़ी करके किसी पोस्ट को जो है वो लिया हो या फिर कोई ऐसी तरीके से लिया हो जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उनका वोलेशन हुआ हो, तो इन केसेस के अंदर जो को वारंटो जो रिट है वो लगाई जाती है। तो इस जो आर्टिकल 32 है इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया। इसमें यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो जाने के अपने पास में राइट्स हैं, वहाँ पे जो है जाने के राइट्स हैं, क्योंकि कि जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो गारंटेड किए गए हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो वहाँ पे हमें जो है डायरेक्ट जाने के जो है अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे ऑर्डर करेगा या फिर रिट जो है वो लगा देगा या फिर डायरेक्शन इशू करेगा, जिसके थ्रू जो भी अपना जो राइट है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो करेगा। हबीज कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिटेशन को वारंटो और ये सैरिटरो जो रिट्स हैं उनको लगा के अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। यही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो है अपनी, कि किसी भी प्रकार की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिया है उस चीज़ का अगर उल्लंघन हो रहा है, उस चीज़ का वोलेशन हो रहा है, तो उसके राइट के लिए हम कहाँ पे जा सकते हैं, वो सारी बातें जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर दिया है, इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 33 उसकी बात करते हैं। 33, 34, 35 ये बहुत ही जो शॉर्ट जो आर्टिकल है वो है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस देखेंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आर्टिकल नंबर 33, 34 और 35। आर्टिकल नंबर जो 33 है उसके बारे में देखें तो इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट जो है उसको पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को पावर दिया गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एक्सेट्रा। इस जो पार्ट है, पार्ट जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, पार्ट थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो इस पार्ट के अंदर जो अभी राइट्स दिए गए हैं, तो जो पावर है, किसको पावर दी है, पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो जो चेंज कर सकती हैं इनके अंदर, किससे रिलेटेड, जो फोर्स जो है उनसे रिलेटेड जो भी राइट्स होने वाले हैं उनके अंदर कोई भी जो चेंजमेंट होगा वो पार्लियामेंट कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो फोर्सेस के लिए चेंज करके जो है वो पार्लियामेंट दे सकती है। आर्टिकल नंबर जो 34 है उसकी बात करें तो इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। इसमें ये दिया है आर्टिकल नंबर 34 में, ये दिया है कि जो इस पार्ट में पार्ट नंबर 3 जो है इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो इस पार्ट के अंदर जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका जो है उनको रोक दिया जाएगा, उनके अंदर रोक दिया जाएगा ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे मार्शल जो लॉ है फोर्स के द्वारा, सेना के द्वारा जो मार्शल जो लॉ है वो अगर लग रहा हो किसी एरिया के अंदर, तो वहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स उनको रोक दिया जाएगा जब तक कि मार्शल लॉ लगेगा। आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 में दिया है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब कि जो पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर। फंडामेंटल राइट दिस पार्ट, क्योंकि ये पार्ट जो है पूरा पूरा फंडामेंटल राइट पे है, तो इस वजह से फंडामेंटल राइट के ऊपर जो भी लॉ बनाने होंगे वो पार्लियामेंट बना सकती है। ये जो है आर्टिकल 35 में दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कंप्लीट हो गए। तो आज जो है हमने आज की जो क्लास है उसके अंदर, आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने जो आर्टिकल जो हैं वो कवर कर लिए हैं। 35 तक जो भी आर्टिकल थे सभी कंप्लीट कर लिए, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल से हम लोग जो कल जो क्लास रहने वाली है वो DPSP जो है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ हैं उसकी जो पार्ट जो 4 है, ये पार्ट जो 4 है वो रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल 36 से 51 तक। तो उम्मीद करता हूँ आज जो है आप लोग डे बाय डे जो क्लासेस हैं वो रेगुलरिटी के साथ में देख रहे होंगे। आपका जो GS का जो कोर्स है, वो यहाँ कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो देखते रहिए वीडियोस, क्लास कंप्लीट कीजिए अपनी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।